नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। और चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सभी पार्टियां जो हैं वो मंथन में लगी हुई हैं और हार के कारणों का विश्लेषण कर रही हैं। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो सामने आई है, वो खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको महाराष्ट्र से 3 बड़ी खबरें बताने वाला हूँ और ये तीनों ही खबरें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो एक एक करके मैं शुरुआत करता हूँ और तीनों खबरें जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और तीनों ही खबरें जो हैं वो आपको पसंद आएंगी। पहले शुरुआत करता हूं मैं शरद पवार की जो एनसीपी है उनसे। और मैं आपको बता दूं कि शरद पवार की एनसीपी है वो चुनाव आयोग में अब शिकायत करने जा रही है। एक ऐसी खबर आई है सामने जो आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ी अटपटी सी लगेगी। सतारा में बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़े थे और शरद पवार की जो एनसीपी है उनकी तरफ से भी कैंडिडेट खड़े थे। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला था। और कैंडिडेट कौन थे मैं आपको बताता हूँ। शशिकांत जयवंत राव ये खड़े थे शरद पवार की एनसीपी की तरफ से और उदयन राजे भोसले खड़े थे बीजेपी की तरफ से। अब हुआ ये है कि जो जयंत राव हैं, शशिकांत जयंत राव, वो हार गए हैं वहां से। और जिनसे हारे हैं उदयन राजे, हारने का जो डिफरेंस था वो 32,000 वोट्स था। अब सुनने में आया है, जो खबर आ रही है कि जो वहां पे एक निर्दलीय लड़ रहे थे उनका चुनाव चिन्ह जो है वो शरद पवार की एनसीपी से मिलता जुलता चुनाव चिन्ह था, जिसकी वजह से वोटरों के बीच में कंफ्यूजन हुआ। और जो वोट शरद पवार की एनसीपी को मिलने चाहिए थे वो वो निर्दलीय जो लड़ रहे थे उनके खाते में वो वोट चले गए। अब इस बात को लेकर के शरद पवार की एनसीपी जो है वो चुनाव आयोग में कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराने वाली है, शिकायत करने वाली है कि आखिर ऐसा मिलता जुलता चुनाव चिन्ह उन्हें क्यों दिया गया और वोटरों के बीच में जो है ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा की गई। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनको 37,000 वोट पड़े हैं। जो निर्दलीय लड़े थे उनको 37,000 वोट पड़े हैं। और यहाँ पर जो एनसीपी के जो प्रत्याशी थे और बीजेपी के प्रत्याशी थे, दोनों के बीच में जो हार का डिफरेंस है वो सिर्फ 32,000 वोट्स का है। तो ये सतारा की सीट पर यह खबर आ रही है और ये जो विश्लेषण जो किया है शरद पवार के एनसीपी ने, अब इस चीज को लेकर के वो चुनाव आयोग का दरवाजा अब खटखटाने वाले हैं। और कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए क्योंकि शरद पवार की जो एनसीपी है उनमें भी जो इंस्ट्रूमेंट तुरही जो इस्तेमाल होता है और वैसा ही कुछ मिलता जुलता एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन निर्दलीय दल का जो प्रत्याशी थे उनका भी था, जिसकी वजह से दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति हुई, जो मैंने आपको खबर बताई है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं और एक बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर है प्रफुल्ल पटेल से संबंधित। प्रफुल्ल पटेल जो है उन पर आपको पता ही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, पैसों की हेराफेरी को लेकर के जो है वो कई सारे केसेस चल रहे थे, उन पर कई सारे जांच चल रही थी। अब कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत दे दी गई है और साथ ही साथ तकरीबन 180 करोड़ की जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो फ्लैट्स थे, जो मकान थे, वो भी उन्हें वापस कर दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो केस बने थे ईडी की तरफ से, जो चल रहे थे, वो उसमें कुछ दम नहीं था और उसको जो है हटा दिया गया है। अब आप सोचिए कि जब अजीत पवार, इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब अजीत पवार की एनसीपी में वो जब आए और सरकार बनी, उसके बाद से प्रफुल्ल पटेल जो हैं उन पर केसेस जो है वो चल रहे थे और अब जो है वो हट गए हैं। लेकिन 2019 में जब वो गठबंधन के साथ नहीं थे तब उन पर ये केस चल रहे थे। और कई सारे खबरें आज भी गूगल पे अवेलेबल हैं कि किस तरीके से उन पर जांच किया गया और किस किस तरीके से जो पैसा है उसके लेन देन को लेकर के अंडरवर्ल्ड का भी नाम सामने आया। और जो प्रॉपर्टी लिए गए थे उसका पूरा विश्लेषण करते हुए जो है जांच बिठाई गई थी ईडी की तरफ से। 2019 में भी कई सारी खबरें आई थी, 2021 में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन 2022 के बाद जब गठबंधन बना और अजीत पवार की पार्टी में वो नेता हैं और अजीत पवार की एनसीपी जो है वो गठबंधन की सरकार चला रही है इस समय महाराष्ट्र में, और उसके बाद अब खबर आई है कि कोर्ट की तरफ से उन्हें रिहा कर दिया गया है, जमानत बरी कर दिया गया है और जो तमाम केसेस चल रहे थे वो हटा दिया गया है। और साथ ही साथ उनकी जो 180 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उन्हें लौटा दी गई है। तो खैर ये तो अभी बहुत सारे जो लोग हैं, कई सारी खबरें जो आ रही हैं अभी, इस पर रिएक्शन भी लोगों के जमकर आ रहे हैं कि ये सब शामिल होने के बाद जो है, सरकार के साथ आने के बाद जो है इस तरीके से उनको रिहा भी कर दिया गया है, ढील दे दी गई है। और कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं जो लोग अभी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। वहीं अब मैं बढ़ता हूँ तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर जो है वो एक ऐसी खबर है जो इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में दबा के चल रही है, वो है संपर्क की राजनीति। संपर्क की राजनीति मतलब कि दूसरे दल के जो नेता हैं वो दूसरे दल के नेता किसी और दल के नेता को ये कह रहे हैं कि उनके विधायक या उनके नेता हमारे संपर्क में है।
ये संपर्क में है का खेल आखिर शुरू कैसे हुआ है। महाराष्ट्र में 20 मई को रिजल्ट आ गए थे, 4 मई को 20 मई को वोट खत्म हो गया था और 4 मई को जो है वो रिजल्ट आ गए थे। अब 4 जून को रिजल्ट आने के बाद तमाम जो पॉलिटिक्स की राजनीति है बिसात तो चलनी शुरू हो गई। और मैं आपको बताता हूँ कि जो सुनील तटकरे हैं, अजित पवार के खेमे के नेता एनसीपी के सुनील तटकरे ने ये कहा सबसे पहले कि संपर्क में हमारे संपर्क में जो बाकी की पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे हुए या शरद पवार हुए, उनके जो बड़े नेता हैं वो हमारे संपर्क में है। सुनील तटकरे से ये बात शुरू हुई। उसके बाद फिर यूबीटी ग्रुप की तरफ से दबी जुबान में ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे के जो बड़े नेता हैं, बड़े सांसद हैं, वो यूबीटी ग्रुप के संपर्क में है। और कई सारे मीडिया चैनलों में और तमाम अखबारों में ये रिपोर्ट्स भी छपी। इसके बाद ये राजनीति तेज हो गई, संपर्क वाली राजनीति, कि कौन किसके संपर्क में है, कौन किसमें जो है वो अदला बदली करने वाला है। और इन सबके बीच जब सुनील तटकरे ने ये बात कही, अजित पवार के एनसीपी के नेता हैं, तब इन्हीं के जो पहले एनसीपी हुआ करती थी, यानी रोहित पवार, जो ग्रैंड नेफ्यू हैं शरद पवार के, रोहित पवार ने ये कहा कि एनसीपी के नेता, कई बड़े नेता, वो हमारे संपर्क में है। तो एक तरीके से जो टूटी हुई एनसीपी है, 2 एनसीपी, तो पहले सुनील तटकरे से ये बात कहा गया, सुनील तटकरे के बाद कहने के बाद रोहित पवार की तरफ से ये कहा गया कि आपके पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है। तो ये जो संपर्क वाली राजनीति है, ये इस समय महाराष्ट्र में गजब चल रही है। और साइकोलॉजिकल गेम जो है वो खेला जा रहा है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। और इसमें अपडेट क्या है, मैं आपको अपडेट बताता हूँ। अब जो रमेश मस्के जो है वो थाने से इस बार जीत गए हैं, एकनाथ शिंदे के पार्टी से हैं वो, और इस बार प्रत्याशी के रूप में वो खड़े थे। और राजन विचारे जो यूपीटी ग्रुप के मौजूदा सांसद थे पहले, अभी हार गए हैं वो, और वहां से ये नरेश मस्के जो है वो जीत गए। अब नरेश मस्के जो है उन्होंने कहा है कि हमारे संपर्क में यूपीटी ग्रुप के बहुत सारे विधायक हैं, और बाकी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं। तो हम जो हैं वो आगे चल करके और मजबूत हो सकते हैं। अब नरेश मस्के की तरफ से ये बात कही गई है, तो आप सोचिए कहाँ अजीत पवार की एनसीपी के नेता सुनील तटकरे से बात शुरू हुई थी, फिर यूपीटी ग्रुप की तरफ गया, फिर वहां से जो है एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, वहां से रोहित पवार जो है उनकी तरफ गया, और अब नरेश मस्के जो है यूपीटी ग्रुप उन्होंने कहा। तो ये दोनों तरफ से जो 2 शिवसेना बन चुकी है, 2 एनसीपी बन चुकी है, दोनों साइड से जो है संपर्क की राजनीति चल रही है। अब इसमें कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और कौन माइंड गेम खेल रहा है, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो खैर अभी कुछ दिनों में मालूम चल ही जाएगा, जब सरकार बनेगी दिल्ली में क्लियरली, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में किस तरीके से खेल शुरू होता है, कौन सी पार्टी को नेता छोड़ के किस पार्टी में जाते हैं, जब ये शुरू होगा ये सब, और होने वाला है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में होने वाले हैं उसके मद्देनजर बहुत सारा इनसिक्योरिटी इस समय विधायकों में है, बहुत सारा जो है डर, वो इस समय लोकसभा में जो हुआ है सब कुछ उसको लेकर के उनके दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले आप देखिएगा कि कई सारे नेता जो हैं वो दल बदल की राजनीति में शामिल हो सकते हैं, और पार्टी छोड़ के एक दूसरे में शामिल हो सकते हैं। जब ये होगा तो मालूम चलेगा कि जो संपर्क की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, इसमें सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। ये 3 बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको महाराष्ट्र से बताई हैं, और फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।